नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मेरे ख्याल में सबसे अहम शुबा जिसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे उसके इंतहाई माहिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने पिछले दौर में एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाए थे जिसमें स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो हमने आलमी मालियाती इदारों को दे दिया था। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि चाहे FBR हो या आपकी ये मिनिस्ट्री हो ख़जाने की, ये भी अपने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं मुबैना तौर पर वो अब शेयर किया करेगी बजट मेकिंग के दौरान। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, पहले इस पे बता दीजिएगा, क्या अब हम इस हद तक हमें कोऑपरेट सो टू से विद इन इन्वर्टेड कामाज इतना कोऑपरेट करना पड़ेगा इनसे फॉर दिस लॉन्ग टर्म जो हमारा प्रोग्राम है 24वां? डॉक्टर साहब जी, यकीनी तौर पर देखिए कि जो हमारी सॉवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो गई हर तरीके से। जो फिस्कल हमारी डिपेंडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, क्योंकि हमने ये लोन लिए, प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए सिवाय इसके जो अभी स्टैंड बाई और इससे पहले एक डॉक्टर साहब के ज़माने में मुकम्मल हुआ, तो अब ये फिर दोबारा से वही न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मॉडल है कि वो हमारे ख़जाने पर भी आकर बैठ गए हैं, हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भी, हमारी पॉलिसीज़ पर भी, और हम कह रहे हैं कि जी हाँ, हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं, आप बताइए किस तरह का बजट बनाना है। तो ये पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो लोग मैटर करते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप में कॉम्पिटेंस ना हो तो आप फिर IMF की टीम के साथ निगोशिएट भी नहीं सही कर सकते हैं। इनके पास अपना कोई प्लान नहीं होता होम ग्राउंड, इनके पास कोई अपनी रिसर्च नहीं होती, इनके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं और जाहिर है जब वो डिक्टेशन देंगे तो वो फिर जाहिर है हमारे हक़ में तो नहीं होगी, वो उनके हक़ में होगी। इंडिया ने जब प्रोग्राम लिया, जब वो हमारी तरह मुश्किल में थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं लेंगे, आपको शराइत जो है उनमें से हम आपको सरप्लस देंगे प्राइमरी, यानी कि जो हमारे आमदन और अखराजात के दरमियान फ़र्क है उसको कम करेंगे। मगर उन्होंने एक ही दफ़ा प्रोग्राम लिया और उसके बाद से देख लीजिए इंडिया कहाँ पे है, और हम हर साल ही उनके पास एक नए प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हैं। कभी वो स्टैंड बाई होता है, कभी वो एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी होता है। तो अजीब बात है कि ये 25वीं दफ़ा चाह रहे हैं कि हम ICU में ही रहें। तो ये जो लल्ले तलल्ले हैं हमारे शराफिया की, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, जो वो अपने मीन्स में नहीं रहना चाहते, फिर उसकी सज़ा जो है वो आवाम को भुगतनी पड़ती है। वो है नजायज़ टैक्सेस के ज़रिए जिसका बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, फिर वो के ज़रिए वो फिर IPPs को जो पेमेंट कैपेसिटी की होनी है, चाहे हम बिजली लें ना लें, वो तो डॉलर टर्म में होती रहेगी, रुपये डिवैल्यूएट होता रहेगा और हमारी हालत ख़राब से ख़राब तर होती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर आज ये भी आई है कि उन्होंने कहा जी टैक्स इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, ख़ास तौर पर NGOs का उन्होंने जिक्र किया, और साथ उन्होंने ये जो चैरिटेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जी आप इनको कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते। चलें, ये तो इस पर बात हो सकती है, बल्कि इनका तो ऑडिट भी होना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब, एक और फिगर थी जो शकील रामे साहब ने न्यूज़ में गालबन अपनी आर्टिकल में दी थी, जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना और ब्राज़ील का जिक्र किया था, और वो इतनी स्टैगरिंग अमाउंट थी कि जहाँ 58 बिलियन डॉलर लिया, वहाँ तकरीबन $2.5 बिलियन अदा किया और इतना और करना था। ब्राज़ील ने जो 80 बिलियन लिया उसकी शरह भी ये थी कि जितना लिया उससे 2 गुना ज़्यादा पे किया, और इतना आप क्या समझते हैं 130 बिलियन डॉलर, वट एवर द फिगर, हम इसके बदले में अब तक कितना पे कर चुके होंगे? देखिए, कैसा मसला ये है कि हम उससे बहुत ज़्यादा अदा कर चुके हैं, मगर ये जो गुलामी का तौक है, जब एक दफ़ा हम गले में डालते हैं और मुसलसल प्रोग्राम लेते हैं, हमने जिन मुल्कों का कहा, वजीब की एग्जांपल भी सामने रखी है, और वहीं से फिर वो हमारे उस ज़माने के गवर्नर स्टेट बैंक भी, जो IMF के एक मुलाजम भी रहे थे, वो तशरीफ़ लाए, और फिर जो स्टेट बैंक ने मुसलसल 22% पे अपना डिस्काउंट रेट रखा ताकि हुकूमत इतना भारी जो है वो महंगा कर्जा ले, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी हाई करके लोगों की जेबों से भी पैसा निकलवाया गया, क्योंकि ये इन्फ्लेशन भी तो टैक्सेशन ही होती है विदाउट एनी लेजिस्लेशन। तो पूरा जो डिज़ाइन है वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेट को एक तो बिल्कुल ही
जो इकनॉमिकली वायबल ना रहने दिया जाए और यहाँ के आवाम की ज़िंदगी जो है वो बदतर से बदतर बनाई जाए। लेकिन जो चंद ऐसे तबके हैं जिनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बड़ी बड़ी मराद भी ले रहे हैं, टैक्स भी नहीं उस पर देते हैं, और आप और मेरे टैक्सेस के साथ जो है वो उन अमीर लोगों को इस तरह की टैक्स मराद दी जाती हैं। और आगे की बात यह है कि उनको बिजली पे भी सब्सिडी मिलती है, उनको हर चीज़ फ्री मिलती है, और वो बिल्कुल अय्याशी कर रहे हैं, और सल्तनत भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, और आवाम की हालत तो आपके मेरे सामने ही। डॉक्टर साहब, उन्होंने 1 लाख नौकरियां जो शायद दी जानी थी, या हमारे यहाँ होता है ना जॉब क्रिएशन होती है हर साल करती है गवर्नमेंट जो है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि भाई इस पर अब कदगन होगी। और फिर 163 बिलियन जिसकी गालबन शॉर्टफॉल है, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट बजट भी ना दें। और उधर आप देख रहे हैं कि लोग बिल बिला के कभी कश्मीर में निकल रहे हैं, कभी इधर निकल रहे हैं, और कोई अब वो सियासी नारा नहीं लगा रहे, इकोनॉमिक डिमांड्स वो पुट फोर्थ कर रहे हैं। तो ये हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसको दुरुस्त करने के लिए? जी, बहुत पहले आपने और हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कि आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिक वेल डाउन इस हद तक आ जाएगा, और जो टैक्सेस की बर्बाद होती चली जाएगी, यूटिलिटीज़ महंगी होती चली जाएंगी, और फिर लोग सड़कों पर आएंगे। आपको पता है कि कश्मीर के लोग ज़्यादा वोकल हैं हमारे मुकाबले में पॉलिटिकली, और वो वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और कॉन्शियसनेस भी उनकी ज़्यादा है, और वहाँ पे जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ें की गई हैं तो अब हम देख रहे हैं कि क्या, मगर ये बाकी जगह पे भी होंगे, क्योंकि अगर ये पॉलिसीज़ जो हैं जिसके लिए आप वो कह रहे हैं कि जी हमें तो माननी पड़ेंगी, लेकिन आप जब ये पॉलिसीज़ मानने की बात करते हैं तो इस बात का क्यों जिक्र नहीं करते हैं कि 3 ट्रिलियन की आपने टैक्स एग्जम्पशंस दे रखी हैं? इस बात का क्यों जिक्र नहीं करते हैं कि जो बड़े बड़े पैलेशियल हाउसेस हैं जहां आप ज़रूरत नहीं है, कॉलोनियल हैंगओवर ही आपका ख़त्म होने का 76 साल में नाम नहीं ले रहा है। जब आप आवाम से सेक्रीफाइस की बात करते हैं, उनसे मांगते हैं, तो आप खुद भी तो कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। आप देख लीजिए कि वज़ीर आज़म हाउस के लिए जो इस बजट में कितनी और ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, उसके वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीम के लिए, उसकी और बेहतरी के लिए कितने और पैसे मिलेंगे। तो एक तरफ बड़े बड़े गवर्नर हाउस हैं, बड़े बड़े हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, दूसरी तरफ ये आप देख लीजिए कि नई गाड़ियों का शोर है कि ये जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं इनको मिलनी चाहिए। तो सेक्रीफाइस की बात है अगर, तो फिर आपकी गलत पॉलिसियों का नतीजा सिर्फ अवाम ही क्यों भुगते, खुद आप भी भुगते आइए। मैं अच्छा डॉक्टर साहब, एक तबका ऐसा है, हम उनसे बात करते हैं तो वो बड़े ना इन डिफेंस ऑफ IMF उतर आते हैं कि जी आपको किसने कहा था, वो आपके घर तो नहीं आए थे आपको कर्जा देने के लिए। जबकि एक इस पर राय अगर मैं कोट करूं डॉक्टर इशफाक हसन खान को, तो वो कहते हैं कि यहाँ उनके एजेंट मौजूद होते हैं जो पुश करते हैं, रियासतों को पुश करते हैं कि जाके एक्सपेंसिव मनी ख़रीदें, ये महंगा पैसा ख़रीदें। तो क्या जो वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है ट्रैप करना मईशतों को, और यहाँ उन लोगों को एंगेज करना जो उनके लिए रास्ता हमवार करें? बिल्कुल, आपने हिटमैन वाली पढ़ी है स्टोरी, पूरी किताब इस पे लिखी गई है। तो ये जो इतने हिटमैन उनके यहाँ मौजूद हैं वही उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, वही ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वही ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से किकबैक्स लेते हैं, फिर वो कर्ज़ों के जाल में हमें फंसा देते हैं, इतना दलदल में हम फंस जाते हैं, और फिर ये जस्टिफिकेशन निकाली जाती हैं कि जी IMF के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा, अगर हम नहीं लेंगे हमें कोई कर्जा नहीं देगा। तो फिर कर्जे ही लेने की बात किए चले जा रहे हैं आप, किए चले जा रहे हैं। तो कभी ये भी तो बताएं ना कि ये जो हमारी मुश्किलात हैं, क्या ये कर्जे लेने से मज़ीद हल होंगी या ख़राब होंगी? कोई भी मुझे बताइए दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा बताएं जिन्होंने IMF से लगातार ऐसे कर्जे लिए और वो आज तक भयानक उनकी सूरत हाल नहीं है। तो ये बात करना कि हमारे पास कोई अपना प्लान नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप जो GORs हैं ये सारे आप लीज़ पे दे दीजिए, और इसमें से इतना पैसा आपको आएगा, और उसकी जैसे ही आप नीलामी करेंगे, बल्कि 10% एडवांस इनकम टैक्स भी ले ले तो आपके बजट भी, तो क्या इनका हक है कि ये बड़े बड़े दीवारें बनाकर और बड़े बड़े घरों के अंदर 14 पहले रखें, वहाँ कनाल 16 कनाल कई एकड़ों में, तो ये इनका राइट जारी रहना चाहिए। यही भी लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, नहीं कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, इन्हीं को वो फिर बाद में मराद दे देते हैं। तो ये ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के लोग हैं यहाँ पे जो हमें इन पॉलिसीज़ के अंदर लेके जाते हैं, और गुलाम बनाने के बाद फिर हमें कहते हैं कि अब आप इस पर आवाज़ भी ना उठाएं। और फिर ये मोटी मोटी तनख्वाहें भी लेते हैं, मुलाजमतें मिलती हैं, वहीं पे IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर जो है उसकी चौखट में घूमते रहते हैं अपने रिज्यूमे लेके। डॉक्टर साहब
जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनके बच्चे यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको अपने फॉर्म में भरते हैं कि हम जो है हमारे पेरेंट बड़े गरीब हैं, उनकी ये सैलरी आप हमारी जो है वो ट्यूशन फ़ी भी एग्ज़म्प्ट कर दें। फिर वहाँ शादियाँ करते हैं, फिर वहाँ बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ उनकी नेशनैलिटी लेते हैं। ये पाकिस्तान के लिए इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड है कि यहाँ आकर लोगों का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान यहाँ का एक लॉन्चिंग पैड है। खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। एक और सवाल, ये अब के इलेक्ट्रिक 18 रुपये मांग रहा है बिजली में इजाफा, तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है। ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो क्या वो कहते हैं ना कि जो है कि जो किसी जब पागल आदमी जो है वो व्हेन ही इज़ एट द ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस ही स्टॉप्स रीजनिंग, तो इस तरह की कैफियत हमारी इस रूलिंग इशराफिया की। जी बिल्कुल बिल्कुल, कराची का बुरा हाल है। वहाँ इंडस्ट्रियल जो है यूनिट्स बंद हो रहे हैं और 24 रुपए की बिजली बनाकर हम 60, 70, 65 की बेचने के मूड में है, क्योंकि 47% तो कायसा टैक्सेस हैं इसमें, वो उसके बाद भी नहीं होती। तो IPP के साथ साथ ये हमने जो प्राइवेटाइजेशन का ड्रामा भी देखा, उसमें भी आपने देखा कि बड़ी इस बात के ऊपर हमें भाषण दिए जाते थे कि जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो बेहतरीन माहौल होगा, जब हम ओपन कंपटीशन करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। और ये सारे आपने देखा तजर्बात का नतीजा क्या निकला कि सवाए इसके कि लोगों की ज़िंदगी और जीरन हुई और पैसा चंद हाथों में जेबों में चला गया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर जहाँ गमाश्ता सरमायादार हों वहाँ ये बातें दुरुस्त नहीं होती। जिन माशरों से हम ये मिसालें लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ लोगों ने स्ट्रगल की, रेनेसां हुआ, एनलाइटनमेंट आई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर लोग आगे बढ़े।